नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हमारा जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते चले कि आज बड़ी खबर डिलिमिटेशन के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेगा और इसका दौरा मुकम्मल तरीके से आज यहां पर शुरू हो गया है। और डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य कल कश्मीर में सियासी दलों की टोलेंगी नब्ज, यानी कि मुकम्मल तरीके से कश्मीर के अंदर पहुंच सकते हैं डिलिमिटेशन के सदस्य, कमीशन के सदस्य और पीएजीडी में शामिल दलों में बैठकों का भी दौर जारी कर दिया गया है। पीएजीडी आज शाम तक बैठक में शामिल होने का बड़ा फैसला लेगा और परिसीमन आयोग का जम्मू कश्मीर का दौरा आज से शुरू हो गया है और कमीशन के सदस्य कल कश्मीर में सियासी दलों की नब्ज टटोलेंगे और पीएजीडी में शामिल दलों में बैठकों का दौर अब जारी कर दिया गया। यानी एक बार फिर से आप देखिए कि आज से बताया गया था कि किस तरह से डिलिमिटेशन आयोग यहां पर काम कर सकता है और किस तरह से कमीशन जो है वो यहां पर पहुंच सकता है। अब मुकम्मल तरीके से जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू कर दिया गया है और कमीशन के सदस्य कल कश्मीर में सियासी दलों की भी नब्ज टटोल सकते हैं और मुकम्मल तरीके से अब आप ये देखिए कि पीएजीडी में शामिल दलों की बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है, क्योंकि गुपकार गठबंधन लगातार अब बैठकें करता हुआ नजर आ रहा है। पहले अलग अलग पार्टियों की तरफ से बैठकें करने की कोशिश की गई, लेकिन अब मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि पीएजीडी की बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से पहले मतभेद बनते हुए नजर आए, अब देखना यह होगा कि आखिर कितने समय तक ये मतभेद जो है वो सामने आकर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों की तरफ से ज्यादा तरीके से आप देखिए बैठकों का दौर शुरू किया गया। पीडीपी पार्टी की तरफ से बैठक रखी गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बैठक जो है वो रखी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और उसके साथ ही अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी भी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। लेकिन मुजफ्फर बेग की बात करें तो वो भी बड़ा बयान यहां पर जारी करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना यह होगा कि जैसे ही परिसीमन आयोग का दौरा शुरू हुआ है, उसके बाद जैसे यहां पर कश्मीर का रुख किया जाएगा, उसके बाद किस तरह से सूरत-ए-हाल रहेंगे, ये देखने वाली बात है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से शुरू कर दिया गया है, सबसे पहले तो उस हवाले से थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है और उनकी पार्टिसिपेशन को मस्ट करा दिया गया है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं तो वो भी इस डिलिमिटेशन यानी हदबंदी कमीशन का हिस्सा बननी चाहिए। हालांकि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो अलग से है, जिन्हें इख्तियार होगा, लेकिन सजेशंस का वो वेलकम करते हैं। लेकिन इसमें हमने देखा कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्हें ये ऑफर मिला भी था जब कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था, तो उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यकसर उसे मुस्तरद किया था और कहा था कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये उनके बुनियादी मौक़िफ़ जो 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया हुआ है, ये उसकी कॉन्ट्राडिक्ट है, उसके अपोजिट है। तो इस वजह से उन्होंने उस वक्त इसमें जाने से इनकार किया था। कल पीएजीडी की मीटिंग हुई है, इस डिलिमिटेशन में शामिल होने या न होने के हवाले से गुफ्तशनीद हुई, लेकिन आज जो पीएजीडी की जानब से स्टेटमेंट आया है उसमें डिलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं है। यानी अब अगर इसमें जाना या ना जाना होगा, वो पीएजीडी नहीं जाएगी, बल्कि वो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो इसका हिस्सा थी। तो इसका हिस्सा पीएजीडी की हिस्सा थी, तो आपको अलग तौर पर डिसीजन लेंगे। लेकिन पीडीपी के लिए काफी देखना होगा क्या वो इसका हिस्सा बनती है नहीं बनती है। हिलाल, जैसे सबने देखा कि गुपकार गठबंधन किस तरह से बातचीत करता हुआ नजर आया, यानी अगर अलग अलग पार्टियों की बात करें, पीडीपी पार्टी की तरफ से भी बैठक रखी गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बैठक रखी गई, पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया कि अभी तक न्योता नहीं आया है, जब तक न्योता नहीं आएगा तब तक नहीं बोल सकते हैं। अपनी पार्टी की तरफ से भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन अगर कमीशन यहां कश्मीर के अंदर पहुंचता है, नब्ज टटोलने की कोशिश की जाएगी, तो क्या लगता है कि अगर यहां बुलावा दिया जाता है तो हिस्सा बनने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कुछ एक पार्टियां शायद उसमें शरीक हो सकती हैं, जिनकी जरूरत से कुछ इशारे भी मिले हैं, चाहे वो अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन कमीशन का और सरकार का भी यही नजरिया है कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल होना चाहिए, जो बड़ी दो जमातें जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर इन पे भी एक बड़ा प्रेशर जो है दोनों पार्टियों पर अभी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर दिल्ली के साथ बातचीत के हवाले से बन रहा है, तो वो एक मजबूरी इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बन रही है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज अब ये भी देख रही हैं कि कल तक हम लोगों से बता रहे थे कि अगर वो इसका हिस्सा बनेंगे तो वो उस अपने बुनियादी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं, उसके मुखालिफ जा रहे हैं, तो वो फिर लोगों के सामने भी अकाउंटेबल है।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो इसमें जाएंगे नहीं जाएंगे। ये आज शाम तक ही इसका डिसीजन जो है दोनों पार्टियों की जानब से आ सकता है। लेकिन जराए का जहां तक ताल्लुक है, कंसेंसस इस बात को लेकर बन रहा है कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को माइनस करके जो सेकंड लीडरशिप है वो शायद कमीशन से मिल सकता है और वहां पर बात हो सकती है। क्योंकि कल जो पीएचडी की मीटिंग हुई है उसमें बेशतर लीडर ने यही बात कही है कि कमीशन में जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कमीशन वही करेगा जो एक्ट में लिखा हुआ होगा, जो पहले ही कमीशन या मरकज के अंदर जो एक्ट है के बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल के लिहाज से देखें, भौगोलिक स्थिति के लिहाज से देखें या फिर आबादी के लिहाज से देखें तो भी जम्मू की ही सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें अब कश्मीर के अंदर जितने भी सियासतदान हैं वो कहीं ना कहीं कश्मकश में आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि उसी को मद्देनजर रखते हुए, स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस तरह से कामकाज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसी कई सारी सीटें कश्मीर के अंदर भी हैं जिनकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा वोटर्स की तादाद है। 2 लाख के आसपास वहां पे वोटर्स है। बटमालू, बारामूला, कुपवाड़ा की कुछ ऐसी नशस्तें हैं जहां पर लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उस पर भी गौर-व-फौज करेगा और शायद एक हिस्सेदारी जो है कश्मीर के लोगों को भी मिल सकती है या कुछ सीटें जो है बढ़ सकती है कश्मीर के अंदर भी। लेकिन डिलिमिटेशन सिर्फ इतना नहीं है कि 7 सीटें बढ़ानी है, बल्कि रिजर्वेशन हमें देखना है कि गुज्जर, पहाड़ी या उसके साथ साथ बाकी तबके हैं उनके लिए होगी। और उसमें एक हमेशा से ही हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरवेंशन होता था, उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाता था। लेकिन यहाँ वाहिद स्टेट है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज पीछे चली जाती हैं, वो इसका हिस्सा नहीं बनती है। तो इस वजह से एक कमीशन का जो दायरा हमेशा रहा है, चाहे दिल्ली में हो किसी और जगह पर हो, तो हमेशा से ही देखा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज आती थी। लेकिन यहाँ पर जब वो पॉलिटिकल फॉर्म जो है, पॉलिटिकल सीट्स खाली है, फिलहाल देखिए एक अगर यहाँ पर मिसाल के अनुसार जिस तरह से आपने बटमालू की बात कही है, श्रीनगर के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र में वो बटमालू इलाका भी आता है और इसी तरह से गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी भी जम्मू संभाग के अंदर आती है, जहां पर 1.90 लाख वोटर हैं, लगभग की बात कर रही हूं। और बटमालू की बात करें तो 1.60 लाख आबादी वहां पर है। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये डाटा बता रहे हैं। अब आप देखिए कि कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर के अंदर बटमालू विधानसभा है वहां पर आबादी ज्यादा है या फिर गांधीनगर के अंदर, इस तरह से सूरत हाल सारे पढ़ लिख चुके हैं। यहाँ पर मुकम्मल तरीके से स्टडी की जा चुकी है कश्मीर के अंदर जितने भी सियासतदान बैठे हैं। दूसरी बात यहाँ सिर्फ तनासुब नहीं देखा जाता है, इसमें जियोग्राफिकल पोजीशन भी होती है कि आपका एरिया की जियोग्राफी क्या है, उस बुनियाद पर भी होता है। कमीशन में बाज़िया तौर पर ये चीजें अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि उसमें इस चीज का ख्याल भी रखा गया कि जियोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी क्या है और उसमें माइनॉरिटीज का किस तरह का रुझान है, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। आबादी भी एक बड़ा जो फैक्टर इसमें रहता है। तो इस तरह से बटमालू और गांधीनगर कोई मामला नहीं है, बल्कि बहुत सारी सीटें जम्मू के अंदर भी ऐसी हैं जहां पर अभी इसकी जरूरत समझी जाती है। और कश्मीर की जरूरत भी इस तरह की चीजें हैं कि यहाँ पर भी सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन पार्लियामेंट ने, मुल्क के पार्लियामेंट ने सीटों को बढ़ाने की जो गुंजाइश है वो सिर्फ 7 तक रखी है। तो उस हिसाब से अगर जम्मू के अंदर भी ज्यादा सीटें बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा 44 सीटें बनती है और कश्मीर के अंदर अभी भी जो सीटें हैं वो जम्मू से ज्यादा होगी। तो इस तरह से सारी जो लेकिन जिस तरह से अलग अलग समुदाय को लेकर हिलाल आपने बात कही है कि गद्दी समुदाय को छोड़ दिया जाए, जिसमें गुज्जर है, बकरवाल है, सिप्पी समुदाय है और ज्यादातर इस समुदाय से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो नेका, कांग्रेस या फिर पीडीपी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका सीधा लाभ इन लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। देखिए, इसमें पार्टी को ही फैक्टर नहीं बनता है कि इनका किसके साथ ताल्लुक है। एक्ट क्या बता रहा है, आईन क्या बता रहा है, कानून क्या बता रहा है, क्राइटेरिया इसके लिए क्या है। अगर आपने सीट बढ़ानी होगी उसके लिए क्राइटेरिया होता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये जम्मू की है, कश्मीर की है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये इस इलाके में किस पार्टी का कितना इन्फ्लुएंस है। आपको ये चीजें समझ लेनी होगी कि ये जो बुनियाद है इसमें एक तो टोपोग्राफी है, एक तो जियोग्राफी है और उसके साथ साथ आबादी तनासुब है। ये सारी चीजें देखी जाती है। अब अगर रिजर्वेशन देना है तो फिर आपने देखना है कि जिस कैटेगरी को आप रिजर्वेशन देते हैं
उनकी आबादी कितनी है। तो ये सारा जो है एक्ट में लिखा गया है कि अगर आप किसी एरिया को किसी चीज के लिए या किसी तबके के लिए रिजर्व रखते हैं तो उनकी आबादी कितनी होनी चाहिए, वो चीज भी देखी जाती है। तो इस तरह लेकिन हिलाल, यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट के जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत हाल से बात की जाए तो ज्यादातर जम्मू की ही सीटें जो है वो बढ़ेंगी। लेकिन अगर पीएजीडी की बात की जाए तो यहाँ अगर बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है तो क्या लगता है किस मुद्दे को लेकर मंथन किया जाएगा पीएजीडी के अंदर? देखिए, पीएजीडी के अंदर वो ये समझते हैं कि अगर वो इस कमीशन के अंदर गए हैं तो फिर कहीं जो उनका स्टैंड था कश्मीर के अंदर 370 को लेकर, ये इसको वायलेट तो नहीं कर रहा है। वो इसी चीज को लेकर जो है इसमें जाने से इनराब कर रहे हैं या अभी सोच रहे हैं। उनका ये कतई ये मामला नहीं है कि कुछ सीटें जम्मू से ज्यादा बढ़ सकती हैं या कश्मीर से ज्यादा बढ़ सकती है, उनका विषय नहीं है। उनका विषय ये है बुनियादी तौर पर जो उन्होंने मौकफ इख्तियार किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, तो उनका मानना है कि कहीं उसकी वायलेशन तो नहीं हो रहे हैं जो उन्होंने मौकफ किया है, जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं कि वो इसका कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को लेकर। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन हिलाल, यहाँ पर कुछ समय पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ही कहा गया था कि डिलिमिटेशन का वो हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह से निकलकर बातें जो है वो सामने आ गई हैं। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी ये नहीं कहा है कि वो कमीशन का हिस्सा बनेंगे। अगर ऐसा होता तो आज उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान भी किया होता। बात यह है कि आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कहा है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो इसका जो है वायलेशन करेंगे अगर वो इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 2 बार कोर ग्रुप की मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि जो डिसीजन लेना होगा वो डॉक्टर फारूक को ही लेने का इख्तियार दिया गया है। लेकिन फॉर्मली उसकी अभी तक कोई अनाउंसमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानब से नहीं हुई है कि क्या वो इसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आज शाम तक इस हवाले से कोई ना कोई फैसला। चलिए हिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हुंजूरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सूरत हाल अब पीएजीडी की तरफ से बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमेटी जिस तरह से अब यहाँ पर बनाई गई है मुकम्मल तरीके से। आप देखिए कि कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, 4 दिवसीय दौरा यहाँ पर शुरू हो चुका है और कल यहाँ कश्मीर के नेताओं की भी नब्ज टटोली जा सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कौन कौन से नेताओं को न्योता मिलता है, और अगर न्योता मिलता है तो कौन कौन से नेता डिलिमिटेशन कमेटी का यहाँ पर हिस्सा बनते हैं, कमीशन का हिस्सा बनते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, कठुआ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि आज कठुआ से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए अब किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। कठुआ में उज दरिया में फंसी हुई 3 महिलाओं को जीवन दान मिल गया है और एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस फिर से यहाँ पर देवदूत साबित हुई है और दरिया से सुरक्षित बाहर निकाली गई हैं तीनों महिलाएं। और पानी का जल स्तर अचानक बढ़ने से ये आफत यहां पर आ गई थी और इस आफत में ये फंसती हुई नजर आई थी। और इस वक्त आप देखिए कि रेस्क्यू करने की भी कोशिश की गई है, जीवन दान यहां पर दिया गया है सेना की तरफ से। 3 महिलाओं को बचाने की कोशिश की गई है, एसडीआरएफ के लोग वहां पर मुकम्मल तरीके से डटे हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि तीनों महिलाओं को यहां पर बचाया गया है, दरिया से सुरक्षित बाहर निकाली गई हैं ये तीनों महिलाएं। और दरिया से यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा था कि जल स्तर बढ़ रहा है और अचानक जल स्तर बढ़ने की वजह से इस तरह से हालात जो है वो उज दरिया में बनते हुए नजर आए थे, जहां पर 3 महिलाएं फंस गई थी और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची देवदूत बनकर। यहां मुकम्मल तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काम करती हुई भी नजर आई, लेकिन दरिया से सुरक्षित इन तीनों महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया है। पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये नौबत यहां पर आ गई है। साफ तस्वीरों में आप देखिए एसडीआरएफ की टीम किस तरह से मौके पर पहुंची हुई है और कैसे इन तीनों महिलाओं को बचाने की कोशिश की गई, क्योंकि उच्च दरिया है और काफी उफान पर देखा गया था। अचानक ही पानी बढ़ गया और बढ़ने की वजह से ये महिलाएं इस पानी की चपेट में आ गई। ज्यादा जानकारी के लिए सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से पूरा अभियान वहां पर चलाया गया? पुलिस की राजबाग टीम ने यहाँ पर एक बड़े स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। आपको बता दें कि राजबाग थाना क्षेत्र के अधीन पड़ते छब्बेचक इलाके में 3 महिलाएं जो हैं ये उच्च दरिया के तेज बहाव में फंस गई थी, जिसकी वजह से सुबह 7 बजे से लेकर अब तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये कठुआ पुलिस की और एसडीआरएफ की टीम द्वारा यहाँ पर चलाया गया है और तीनों महिलाओं को यहाँ पर सकुशल यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये तीनों महिलाएं शोध के लिए दरिया के पास गई थी, लेकिन जब ये सुबह गई तब वहां पर पानी बिल्कुल नहीं था, लेकिन एकाएक उच्च दरिया का जो पानी है ये यहाँ पर आ गया और पानी का जलस्तर इतना ज्यादा था कि ये वापिस नहीं आ पाई और जिसकी बाद
पुलिस को यहाँ पर सूचित किया गया और पुलिस की टीमें यहाँ पर मौके पर सरबजीत, पहुंची हैं। आखिर किस कारण की वजह से महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थी? जी, महिलाओं से हमारी बात हुई है जिनको रेस्क्यू अभी पुलिस ने यहाँ पर किया। इनका कहना है कि इनके गांव में शौचालय नहीं है, ऐसे में ये शौच के लिए उस दरिया के इस कोने में जाते थे, हर रोज यहाँ पर जाते थे। लेकिन आज सुबह जब यहाँ पर गए हैं, जब वापिस लौटे हैं तो इस तरह से पानी का जलस्तर जो है ये काफी ज्यादा बढ़ गया, उस दरिया का जलस्तर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये यहाँ पर फंस गए थे। लेकिन सरबजीत, बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से भी बताया गया है कि घर घर के अंदर शौचालय होना चाहिए, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दूरदराज के जो इलाके हैं वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? जी बिल्कुल, तीनों महिलाओं ने जब बाहर निकली हैं, इन्होंने एक ही घर की ये महिलाएं हैं, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कई बार जो इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं, पंच सरपंच हैं, उनको इस बात के लिए कहा गया है कि जो परेशानी है कि गांव में शौचालय की कमी है, ऐसे में उनको गांव से कुछ दूरी पर जाना पड़ता है। घर घर शौचालय का निर्माण करने का सरकार ने दावे और वादे किए हैं, लेकिन वो यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो लोग रसूखदार लोग हैं, जिन लोगों की अप्रोच है, सिर्फ उनके घर पे शौचालय बने हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके घर पे शौचालय अभी तक नहीं बने हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को, यानी अगर समय रहते एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंचती तो जानमाल का नुकसान हो सकता था, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, इनका यह भी कहना था कि अगर समय पर वो अपने घर पे, अपने गांव पे इंसाफ नहीं करते और काम, अगर पानी का जो बहाव है और ज्यादा तेज हो जाता, अगर जल स्तर और ज्यादा बढ़ जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते कठुआ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने इन लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया है, लेकिन इन लोगों की अभी भी यही डिमांड है कि आने वाला जो समय है, बरसात का मौसम है, कई बार इस दरिया का जल स्तर जो है बढ़ जाता है, तो ऐसे में शौचालय का निर्माण इनके घरों में कर दिया जाए ताकि ये लोग उस पार ना जा सके। लेकिन सरबजीत, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब बरसात का समय शुरू हो जाता है तो नदी नालों के पास जाने के लिए चेतावनी जारी की जाती है। क्या लगता है कि प्रशासन को यहाँ पर चेतावनी जारी करनी चाहिए थी? जी, प्रशासन ने इस संबंध में पहले ही बैठकें कर ली गई हैं और तैयारियों के लिए बैठकें जो है वो काफी समय पहले ही शुरू कर दी गई हैं और लोगों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये कहा जाता है कि जैसे ही बरसात होती है तो आप जो नदियां और नाले हैं उनके भीतर मत जाएं। लेकिन जब ये इन महिलाओं को कहना है कि जब ये लोग वहां सुबह गए हैं तो ये दरिया जो है बिल्कुल सूखा हुआ था, लेकिन जब ये लोग वापिस आए हैं करीब आधे घंटे में ही यहाँ पर पानी का जो बहाव है इतना ज्यादा तेज हो गया कि ये पानी के बीच में जाकर फंस गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से हालात इस वक्त उज दरिया पर बने हुए हैं। अचानक ही जलस्तर यहां पर बढ़ने की वजह से 3 महिलाएं इसकी चपेट में आ गई थी, लेकिन अब ये देखिए कि किस तरह से एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं और उसके बाद इन तीनों महिलाओं को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, तीनों महिलाओं को बचा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है उस वक्त नदी नालों के पास जाने के लिए अलर्ट जारी होना चाहिए, चेतावनी जारी होना चाहिए, क्योंकि अचानक ही जल स्तर बढ़ सकता है। तो अब कभी भी अगर नदी या नाले के पास जाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं। जिला सांबा से भी आप देखिए आज किस तरह से बड़ी खबर एक बार फिर से देखने को मिली है, क्योंकि ड्रोन के हवाले से खबर यहां पर सामने आ रही है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार मंडरा रहा है ड्रोन का खतरा और सांबा पुलिस लगातार दूसरे दिन लोगों को पूरी तरह से जागरूक कर रही है। और सीमावर्ती बैनरगढ़ इलाका यहां पर है जहां पर ये अभियान चलाने की कोशिश की जा रही है। पंगडोर इलाका है जहां पर ये पूरी तरह से जागरूकता शिविर लगाने की कोशिश की गई, आम लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह से अगर ड्रोन देखा जा सकता है तो उस पर किस तरह से आपको पूरी जानकारी देनी है, किस तरह पुलिस से संपर्क करना है और कैसा ये ड्रोन रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आम लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। कल भी इसी तरह से अभियान जो है वो जिला सांबा के अंदर सीमावर्ती इलाकों के अंदर यहां पर चलाया गया था, लेकिन आज फिर से आप देखिए कि जिला सांबा के अंदर किस तरह से ड्रोन को लेकर जानकारी लोगों को साझा करने की कोशिश की जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार मंडरा रहा है ड्रोन का खतरा और सांबा पुलिस लगातार इसमें जागरूकता शिविर लगाती हुई नजर आ रही है, आम लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कल भी शिविर लगाया गया था, जागरूकता लोगों में डाली गई थी, आज किस तरह से जागरूक किया जा रहा है लोगों को? सांबा जिला की बात करें तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव है वहां पर अब पुलिस जो है वो लगातार जागरूकता अभियान चला रही है ड्रोन एक्टिविटीज को लेकर। क्योंकि आपको बता दें कि कल भी जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटीज को लेकर लोगों को अवेयर किया गया, लोगों को बताया गया कि इस तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो आसमान में आपको नजर आ सकते हैं, जो संदिग्ध मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट की हो सकती है,
इसको लेकर लगातार कल भी जो वो बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर अवेयर किया गया। और ये अभियान लगातार जो पुलिस की तरफ से आज भी चलाया जाएगा और अब कई अलग अलग इलाकों में चलाया भी जा रहा है, क्योंकि एक ही मकसद है कि किसी तरह का रिस्क जो वो ना बने और अगर कोई ऐसी मूवमेंट होती है तो उसके ऊपर वक्त पर जो वो कंट्रोल पाया जा सके। इसी को लेकर तमाम जितने भी आला ऑफिसर्स हैं जिला पुलिस सांबा के, वो लगातार हर एक इलाके में जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कल कौन कौन से इलाके में चलाया गया था और आज नए और कौन से इलाके यहाँ पर जोड़े गए हैं? क्योंकि 2 सीमावर्ती इलाके तो बताए गए हैं, उसके अलावा और कहां पर? देखिए, कल राजपुरा इलाके के जितने भी 30 से 34 गांव है वो पूरे इलाके के लोगों को कल अवेयर किया गया था। और आज सांबा सेक्टर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, बैनगलाड हो गया, पंगदूर हो गया, इसके साथ सटे जितने भी इलाके हैं, इन सारे इलाके के लोगों को आज अवेयर किया जाएगा। और इसको लेकर पुलिस ने तैयारियां भी कर ली हैं। ड्रोन जो वो मंगवा लिए गए हैं और ड्रोन्स को लेकर ही पूरा ये अवेयर किया जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने आपको कल ये भी बताया था कि प्रशासन भी इसको लेकर काफी संगीन हो चुका है। जिला प्रशासन सांबा, मुझे लगता है कि आज जो वो ऑर्डर एक जारी हो सकता है। मुझे ये भी पता चल पाया कि अपने सूत्रों के हवाले से कि ड्राफ्ट जो वो जल्द ऑर्डर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ड्रोन एक्टिविटीज जो काफी एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स की खेप को पहुंचाना हो तो पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जाए, हथियारों की खेप को पहुंचाया जाए। तो इससे पहले भी कई लोग जो है वो उन्होंने देखा भी है कि आसमान में कुछ ऐसी चमक नजर आती है। ऋषि, क्या लगता है कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अब ड्रोन पर पाबंदी लगाना बहुत जरूरी था? जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि सोर्सेज से खबर है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्या लगता है कि जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है? कल भी आपने देखा कि श्रीनगर में बैन कर दिया गया ड्रोन को, कठुआ जिला में बैन कर दिया गया, और सांबा जिला की अगर बात करें तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये सारा इलाका है। और यहाँ पर जब भी इस तरह की गतिविधियां होती है तो प्रशासन को फौरी तौर पर जो इस तरह के स्टेप लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि ले भी लेंगे। और कुछ अफवाहें भी लगातार कि आज बीरपुर इलाके में ड्रोन देखा गया, राजपुरा इलाके में ड्रोन देखा गया, इसको लेकर भी हमने पुलिस से संबंधित पूरी जानकारी ली है। पुलिस का अभी तक साफ कहना है कि अभी एट प्रेजेंट कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हुई है, लेकिन उसको लेकर प्रशासन या फिर जिला पुलिस सांबा की बात करें तो वो पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए हैं। और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी दिखती है तो उसे वक्त पर कंट्रोल किया जाए, वक्त पर उस ड्रोन को मार गिराया जाए। चलिए, लेकिन पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है ऋषि, क्योंकि जिला कठुआ की बात करें तो वहां पर भी पाबंदी लगा दी गई है, श्रीनगर के अंदर पाबंदी लगा दी गई है, राजौरी से भी खबर निकलकर सामने आई थी कि पाबंदी लगाई गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को कर दिया गया है और ड्रोन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन को लेकर एक बार फिर से जागरूकता अभियान यहां पर चलाने की कोशिश की गई है। लेकिन मुकम्मल तरीके से आप ये देखिए कि पुलिस यहां पर सतर्क हो गई है, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द ड्रोन पर पाबंदी लगाई जाए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं, क्योंकि राजौरी से भी आज एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है। और आपको बताते चले कि मुगल रोड के हवाले से बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। मुगल रोड पर आधिकारिक तौर पर बहाल किया गया है यातायात, और मुगल रोड यातायात के लिए खुलने में अब यहां लोगों को कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है। और पिछले कई महीनों से मुगल रोड पर यातायात पर पाबंदी लगाई गई थी, और वैकल्पिक मार्ग खुलने से राजौरी पुंछ के लोगों को काफी फायदा होगा। और ये लोगों की काफी पुरानी मांग थी कि जल्द से जल्द मुगल रोड को खोला जाए। आपको बताते चले कि पहले भी यहाँ पर गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए यहां पर इस रोड को खोला गया था, और हैवी व्हीकल्स के लिए इस रोड को खोला गया था, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए खोला गया था, यानी कि मेडिकल सर्विसेज के लिए इस रोड को खोला गया था। लेकिन आम लोग यहां पर मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द दोनों तरफ से इसको बहाल किया जाए। आज बड़ी खबर और राहत भरी खबर जो है वो जिला राजौरी और पुंछ के लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब मुगल रोड को खोल दिया गया है, यातायात के लिए यहां पर खोल दिया गया है, यातायात को बहाल कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ज्यादा बातचीत के लिए जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से काफी दिनों से ये लोगों की डिमांड रही है, मांग कर रहे थे लोग इस रास्ते को खोलने को लेकर, आज कितनी राहत आम लोगों को? तरफ से कि काफी अरसा से राजौरी पुंछ के लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि मुगल रोड को गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए बहाल किया जाए, और गवर्नर इंतजामिया की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि 5 तारीख को एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा, और वो तोहफा वाकई आज दिया गया है राजौरी पुंछ के लोगों को, जो रोड खोलकर, और लोगों ने काफी राहत की सांस ली। और लोगों की तरफ से अब मांग भी की जा रही है कि इस रोड को गवर्नर 12 महीने के लिए बहाल कर दें, क्योंकि इस रोड से काफी लोगों का रोजगार भी जुड़ा। दूसरी तरफ अगर ये कहें कि खिताब पीर पंचाल यानी 100 कोर्ट के वकीलों की तरफ से इसके लिए एक याचिका भी दायर की गई थी कि इस रोड को क्यों बंद रखा गया, मगर वो अपनी जगह पे रही। उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से बड़ा फैसला जरूर लिया गया है कि इस रोड को बहाल कर दिया गया, जिससे खिताब पीर पंचाल के लोगों ने काफी
राहत की सांस ली और बड़ी तादाद में आज लोगों को की तरफ रोजगार की बात की है जमशेद आपने, तो जाहिर तरीके से लोगों का रोजगार अब किस तरह से वहां पर बहाल होगा, जरा ये समझाइए। मुझे यहाँ से खास करके अगर राजौरी पुंछ के नौजवानों की बात करें तो राजौरी पुंछ के नौजवान शोपियां इलाका हो या पुलवामा इलाका हो, इस इलाके से बड़ी तादाद में फल फ्रूट के साथ सब्जियों का जो काम है वो बड़ी तादाद में किया जाता है। खास करके अगर हम बात करें सब्जियों के इस मौसम की, तो इस मौसम में सब्जी जो लाई जाती है कश्मीर से सबसे ज्यादा सब्जी इस नौजवान जो लाते हैं राजौरी पुंछ में, वो वहां से काम करते हैं। इसके बाद इनका सीजन सेब का शुरू हो जाएगा, उसमें काम करेंगे इस वक्त। इसके साथ साथ अगर चेरी की बात करूं तो चेरी का सीजन होता है, चेरी के इस सीजन में भी नौजवान काफी काम करते हैं जो यहाँ से लेकर वहां राजौरी पुंछ में फरोख्त करते हैं। उससे सबसे बड़ी बात यह कि राजौरी पुंछ में जो सब्जी मिलती है या चेरी हो या सेब हो, ये बहुत सस्ते दामों पे राजौरी के पुंछ के लोगों को दस्तयाब हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि ये इस रास्ते से लाई जाती है और यहाँ से वो महंगी नहीं पड़ती। इस कारण इन लोगों का भी रोजगार जुड़ता है और लोगों को भी इससे काफी। लेकिन जमशेद, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 12 महीने इस रोड को खोलने की बात कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में बर्फबारी भी होती है, प्रशासन को कमर कसना बहुत जरूरी रहेगा। जी बिल्कुल, प्रशासन की जहां तक बात करें, खास करके अगर पीर की गली की बात करें, यहाँ 8 से 10 फुट से बर्फ तकरीबन पड़ती है, 10-10 फुट की करीब बर्फ पड़ती है। यहाँ से बर्फ को बार बार हटाना और साफ करना बहुत ज्यादा प्रशासन के लिए भी मुश्किल रहता है। मगर पिछली गवर्नमेंट के दौरान, बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट के दौरान एक ऐलान किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि इस रोड पे टनल डाला जाएगा, मगर उस टनल की बात जरूर कही गई थी, उसके बाद उस पर कोई आगे काम नहीं हुआ। मगर लोगों की ये मांग भी रही है कि इस रोड पर टनल डाला जाए ताकि ये रोड बाहर रह सके। अगर इस तरह कहें कि हम इस रोड को ओपन रख के इस तरह 12 महीने चलाया जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस रोड पर अगर ये कहें कि पीर की गली में हर रोज, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हर रोज शाम को जरूर बारिश होती है और नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। उस बर्फ को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये बर्फ कंटिन्यू रहती है और 10 से 12 फुट तक यहाँ बर्फ पहुंच जाती है, जिसको साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक चुनौती प्रशासन के सामने रह सकती है, क्योंकि टनल बनाने की मांग कही जा रही है कि इस रास्ते पर टनल बनाया जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या सरकार की तरफ से यहां पर टनल बनाया जाता है या नहीं। फिलहाल यहां राजौरी और पुंछ के लोगों को आज राहत जरूर दी गई है। यहां मुगल रोड को आज खोल दिया गया है, यातायात को बहाल कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस रोड को खोलने के बाद युवाओं को काफी फायदा होगा, रोजगार यहां पर बहाल होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि लोगों ने जो यहां डिमांड रखी है कि टनल बनाया जाए, कितनी जल्दी टनल बनाया जाएगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।